कि हम इस वक्त मौजूद हैं एनडीटीवी इंडिया के वॉर रूम में और ये सैंड मॉडल है हमारे सामने और हम सांकेतिक तौर पर अब दर्शकों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि आज जिन 9 आतंकी ठिकानों को चुनकर मिसाइल से टारगेट किया गया उनके पीछे की क्या वजह रही और क्यों इन्हीं कैंप्स को जो है वो चुना गया है। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं, मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास सर भी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हम पहले कैंप से शुरुआत करेंगे। पहले 2 कैंप्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कैंप्स रहे जहां सबसे ज्यादा डैमेज जो है वो बताया गया हुआ है, जिनमें पहले नंबर पर है मरकज़े सुभान अल्लाह जो कि बहावलपुर में है और ये 100 किलोमीटर अंदर है। इसके अलावा मरकज़े तैयबा मुरीद के जो कैंप है, ये दोनों कैंप्स सर इसकी क्या रिलेवेंस इंपॉर्टेंस रही और क्यों इन दोनों को जो है वो चूज किया गया, मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखो एक चीज समझनी चंदन कि जो ये टारगेट 9 के 9 सिलेक्ट किए गए हैं इनकी अहमियत है। सबसे इम्पोर्टेंट तो पहले ये है कि आपके पास लश्कर तौबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के जो हेडक्वार्टर हैं उनको टारगेट किया गया। जैसे आपको पता है एलएटी का हेडक्वार्टर जो है वो मुदीरका में है और जैसे मोहम्मद का बहावलपुर में है, इनको टारगेट किया। इसी प्रकार से जो अभी आपका हिजबुल मुजाहिदीन का मुजफ्फराबाद में उसको भी किया, क्योंकि ये हेडक्वार्टर एक प्रकार से पावर है। यहाँ पर आप जैसे मोहम्मद का हाफिज सईद है जो लश्कर तौबा में और मसूद अजहर है आपका जैसे मोहम्मद में, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। सैयद सलाउद्दीन जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन का, तो इनको टारगेट करना मतलब कि पावर ऑफ सेंटर जो इन आतंकवादियों का है एलएटी का और जैसे मोहम्मद का और एचएम उनको। मैं चाहूंगा सर एक बार आप पिन पॉइंट करके दर्शकों को दिखाएं। पहला जो टारगेट था वो था मरकज़े सुभान अल्लाह जो कि बहावलपुर में था। था और ये है बेसिकली जैसे मोहम्मद का, ठीक है। और इसी प्रकार से जो मुदीरका में है वो जो था मरकज़े तैयबा, हाँ ये एलएटी का था, ठीक है। और ये दोनों को बहुत जरूरी था इनको हिट करना। और इनको हमने किस चीज से हिट किया जब आप बातचीत करेंगे, जब पूछेंगे। जो बाकी कैंप्स हैं ये देखो, आपको ये देखना चाहिए अगर आप जिस तरीके दर्शकों को, ये भारत है जी और ये पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर है जी, ये पाकिस्तान और ये पंजाब का इलाका है। पाकिस्तान ने कभी ये नहीं सोचा था कि भारत जो है पीओके के साथ आईबी क्रॉस कर लेगा। बिल्कुल आईबी में है और ये जो है इनके दोनों के जैसे मोहम्मद और लश्कर तौबा के जो ट्रेनिंग जो हेडक्वार्टर हैं वो पंजाब में है, उनको भी हिट किया गया क्योंकि इनकी अहमियत। ये क्यों सेलेक्ट किए गए, ये जो है ट्रेनिंग एरियाज है, ये लॉन्च पैड्स रहे हैं। नहीं, लॉन्च पैड जो होते हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के 1-2 किलोमीटर के नजदीक होते हैं। लॉन्च पैड टेम्परेरी होते हैं, वहां पर ज्यादा देर 1-2 दिन से ज्यादा देर टेररिस्ट नहीं रखते। ये ट्रेनिंग एरियाज है, इनके अंदर ट्रेनिंग की जाती है। स्टेजिंग एरिया भी हो सकते हैं, पहले जो है ट्रेनिंग एरिया है, उसके ट्रेनिंग एरिया के बाद स्टेजिंग एरिया है और फिर है लॉन्च पैड। तो ये ट्रेनिंग एरिया है, इनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर ट्रेनिंग होती है आतंकवादियों की। और ये माने चाहे वो मुजफ्फराबाद है, भिम्बर है, कोटली है या बाग है, इन सबको टारगेट किया गया। मैं अब यहाँ एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, जब इस पूरे अटैक की प्लानिंग हो रही थी तो जो रेंज हमने चुना 5 किलोमीटर के दायरे से लेकर 100 किलोमीटर घर के अंदर घुस के मारने तक का जो हमने टारगेट सेट किया, उस टारगेट में कई ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स है जहां पर लगातार बीते 5-7 सालों में जो बड़ी आतंकी गतिविधियां हुई हैं उनको प्लान किया गया, उनको वहां से ही जो है वो पूरी तरीके से ऑपरेट किया गया। और जब हम मरकज़े तैयबा की बात करते तो इसमें तो अजमल कसाब और डेविड कॉनमैन हेडली के बारे में जो 26/11 के बारे में जानकारियां सामने आई थी कि ये 26/11 की जो पूरी प्लानिंग थी सर वो यहीं से थी। बिल्कुल, ये जब ट्रेनिंग कैंप जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आतंकवादी जितने भी हैं इन्हीं ट्रेनिंग कैंपों में जो ट्रेन हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, और इसीलिए इनको सिलेक्ट किया गया है। मगर ये तो मैंने बताया जो लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है आपके लिए। और इसी प्रकार हिजबुल मुजाहिदीन का मुजफ्फराबाद में आपने उनके पावर सेंटर को हिट किया है, आपने उनको एक प्रकार नक्शाबूज कर दिया। और दूसरे जो आपको मैं बताया ये ट्रेनिंग एरिया है या स्टेजिंग एरिया, इनके अंदर ये इन्हीं ट्रेनिंग कैंप्स में ही ये जो आतंकवादी भारत के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं ये इन्हीं में से जो है ट्रेनिंग की है। सर एक अब इंपॉर्टेंट सवाल ये है, इतने एरियाज को हमने टारगेट कर लिया है, ये 9 एरियाज हैं, बार बार अब बातें ये भी कही जा रही है कि अगर पाकिस्तान ने अपने आप को नहीं सुधारा तो अभी ऑपरेशन सिंदूर .1 जो है वो भी हो सकता है। देखो ये सच्चाई है तो फेज 1 है,
ये ऑपरेशन सिंदूर का फेज 1 है। अगर पाकिस्तान कोई और हरकत करता है या तो वो कुछ मान लो आपके ऊपर रिटेलिएट करने की कोशिश करता है, तो भारत बहुत सख्त जवाब देने वाला है। और ये सच्चाई है कि ये सोचो कि इन ट्रेनिंग कैंप्स को आपने बर्बाद कर दिया और पाकिस्तान इसके बाद मान जाएगा, ये शायद नहीं। क्योंकि देखो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, ठीक है, वो एक प्रकार से आतंकवादियों को पालता भी है, पोसता भी है। क्योंकि सच्चाई है हर देश के पास आर्मी है और पाकिस्तान में आर्मी के पास देश। तो ये पाकिस्तान की जो फौज है वो इतनी जल्दी बदलेगी नहीं। मगर ये सच्चाई है जो अब हमने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, इनको फिर काफी टाइम लगेगा। पाकिस्तान को अब समझ आ गई है कि आतंकवाद का जिसका साथ ले रहा था वो अब वो काउंटर प्रोडक्टिव है। बिल्कुल। और इसमें सर एक और चीज अहम है, मैं आपसे और जानना चाहता हूं। ये हमने पहले 3 कैंप्स की तो बात कर ली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा आगे, महमूद जोया जो सियालकोट में है। इसकी अगर जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में कहा जाता है कि जो पठानकोट का हमला था सर वो यही प्लान हुआ था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप चंदन। इसकी जो प्लानिंग हुई थी पठानकोट में जो एयरफोर्स स्टेशन में हुआ था वो सियालकोट को, और ये याद रखो सियालकोट ज्यादा दूर नहीं है, 6 से 7 किलोमीटर ही है जो आईबी से। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये हर कैंप जो सिलेक्ट किया गया है इन्हीं में ये जो आतंकवादी भारत में ऑपरेट करते हैं, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद, ये ज्यादातर इन्हीं में ट्रेंड हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए इनको सर किया गया। हम बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंक की फैक्ट्री है, और जब हम फैक्ट्री की बात करते हैं तो एक ट्रेनिंग कैंपस, जैसा कि हमने मरकज़े सुभान अल्लाह के बारे में बात की कि एक यूनिवर्सिटी है, वो नए जो रिक्रूट्स हैं उनको लाया जाता है, ट्रेन किया जाता है। अब हम ज्यादा आगे बढ़ते हैं, सियालकोट से आगे आते हैं, मरकज़े अहले हदीस की बात करते हैं जो कि बरनाला में है। ठीक है। अब इसके बारे में जो इनपुट्स थी सुरक्षा बलों को वो ये थी कि यहां पर जो तमाम रिक्रूट्स थे उनको हथियार चलाना जो है वो सिखाया जाता था। हाँ बिल्कुल। देखो ये ट्रेनिंग एरियाज में आप ये सोचें कि हर टाइप की ट्रेनिंग होती है, इसमें फिजिकल भी है, इसके अंदर आपके जो हथियारों को हैंडलिंग भी है, आईडी की भी होती है इनकी, और उसके बाद इनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारी एक प्रकार एलसी फेंस है जो हमने बना रखी है हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उसको कैसे क्रॉस करना है उसकी ट्रेनिंग होती है। तो ये सच्चाई है, ये जो एक प्रकार से हब सेंटर है, ये आतंकवाद को जो फैक्ट्री है जो ट्रेनिंग करती है इन्हीं कैंपों में होती है, और इसीलिए इन कैंपों को बहुत सोच समझ के सिलेक्ट किया गया है। इन कैंप्स की लोकेशन की भी बात मैं सर चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि ये जो है वो पूरा भारत का हिस्सा है। मैं एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं, और ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है जिसको लेकर हमारी सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि एक दिन हम इसे लेकर रहेंगे। अब सर ये जो 1 2 3 4 5 ये जो 5 कैंप्स हैं सर, ये बहुत क्लोज नजर आते हैं भारत के जो बॉर्डर्स हैं उनसे। इनको जो चूज किया गया उसके पीछे की रणनीति आपको क्या नजर आती है? क्योंकि हमने इससे पहले भी जब एयर स्ट्राइक्स किए थे तो वो भी जो कैंप्स थे वो इसी लाइन के आसपास के थे या फिर वो उससे दूर थे? हाँ देखो, आपको समझना चाहिए कि जो पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था उड़ी के बाद, हाँ। वो जो था एक प्रकार से हम लैंड से स्ट्राइक किया था। कितने किलोमीटर अंदर गए थे सर उड़ी में? 2 से 3 किलोमीटर लॉन्च पैड थे। ठीक है। वो कम से कम 20 से 25 आतंकवादियों को लॉन्च पैड पे मारा था। ठीक है। 10 से 12 लॉन्च पैड को एट अ टाइम हिट किया था। ओके। मगर जब पुलवामा हुआ था तो हम बालाकोट में गए थे, तो बालाकोट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में, वो दूसरी साइड है। इसका मतलब वो पीओके से भी आगे है। हाँ, करेक्ट। ये याद रखना चाहिए, उस टाइम हम गए। हाँ। अब आप कहेंगे कि ये 6 1 2 3 4 पीओके में है, ये सारे पीओके में हैं। हाँ। और इनको हमने इसलिए सेलेक्ट किया, आपने बहुत अच्छा बोला कि ये जितने भी लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी भारत में भेजे जाते हैं जिनकी ट्रेनिंग ज्यादातर इन्हीं कैंपों से हुई है, तो ये सच्चाई है। इनके ऊपर क्या हथियार यूज करने, देखो जब पिछली बार पुलवामा हुआ था हमने बालाकोट किया तो हमारे पास कुछ हथियार नहीं थे जो कि हम अपने इलाके में रहते हुए फायर करें, मगर अभी हमारे पास रफेल था। रफेल के अंदर जो स्कैल्प मिसाइल है उसकी जो रेंज है वो 500 से 600 किलोमीटर है, तो हम अपनी तरफ रहते हुए हम इन टारगेट को हिट कर सकते हैं। और इनकी जो एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी है ओनली 1 मीटर है, तो 1 मीटर के दायरे में ये एक प्रकार से ये हमने मरकज हदीस की बात कर ली। अब अगले कैंप की सर मैं चाहूंगा आप जरूर बताएं हमारे दर्शकों के बारे में, जो है मरकज अब्बास कोटली अब्बास कैंप। इसके बारे में जो जानकारी थी सुरक्षा बलों को और जो इंटेलिजेंस को, वो ये थी कि पुंछ में
2023 में श्रद्धालुओं पर जो हमला हुआ था उसके आतंकी ये जो आप देख रहे हैं अब्बास कैंप कोटली में है, यहां ट्रेन किए गए थे। हम एक पैटर्न सर ये देख रहे हैं कि बीते 1-1.5 साल में जितने हमले हुए हैं वो सभी इसी एरिया में जो है वो ट्रेनिंग किए गए आतंकियों ने किए हैं। बिल्कुल ठीक बोला आप। देखो एक तो ये याद रखो कि ये जो इलाका जो सिलेक्ट किया जहाँ ट्रेनिंग कैंप है वो वैसा इलाका है जो हमारी तरफ है। ठीक है, पहाड़ी है, जंगली है, उसके अंदर गुफाएं हैं और दूसरा मैंने बताया था वहां पर ये एलसी फेंस बना देते हैं जिससे वो ट्रेनिंग कर पाए कि किस प्रकार से इसको क्रॉस करेंगे। तो वाकई ये इलाका इसलिए सिलेक्ट किया जाता है कि जो टेरेन भारत की तरफ है वैसी ही टेरेन वहां पर है, पहाड़ी है, जंगली बहुत है, उसके अंदर गुफाएं हैं नेचुरल और उसके अंदर नाले हैं। तो ये सारा का सारा क्या और यहाँ ही ट्रेनिंग हुई है इनकी। ये ट्रेनिंग हुई है। इसके अलावा बात कर लेते हैं मुजफ्फराबाद की। सर हम जब भी सुनते हैं पाकिस्तान के आतंकवाद की, एक नाम जो बार बार आता है वो इस मुजफ्फराबाद का आता है। ये लगातार लॉन्च पैड भी रहा है, ट्रेनिंग सेंटर भी रहा है और यहां से बड़ी संख्या में हमने देखा है कि जो आतंकी हैं वो घुसने की भी कोशिश जो है वो करते हैं सीमा के इस पार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। और जो इनपुट थे सुरक्षा बलों के पास वो ये कह रहे थे कि यहां पर फिदाइन जो है वो तैयार किए जा रहे थे। बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। फिदायन जो है कुछ एक ट्रेनिंग एरिया कैंप में ही होते हैं, ये सच्चाई है। क्योंकि जो फिदायन की ट्रेनिंग है वो बहुत एडवांस ट्रेनिंग है, क्योंकि आप किसी को इतना रेडिकलाइज कर रहे हो कि वो अपने आप को मारने के लिए तैयार है, दूसरों को मारने के लिए। ठीक है, तो ये सच्चाई है इसमें चंदन, ये सच्चाई है कि इसको ट्रेन करने के लिए वो हायर ट्रेनिंग होती है। तो वो इन कैंपों में होती है मुजफ्फराबाद में। और ये याद रखो मुजफ्फराबाद जो है ये प्रॉपर कैंप है। जैसे मैंने बताया था लॉन्च पैड जो होते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं एलसी के। जैसे अगर यहाँ पे कैंप है तो ये आसपास यहाँ कहीं होना चाहिए आपके हिसाब से लॉन्च पैड। और जो लॉन्च पैड होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। वहां पर 1-2 दिन से ज्यादा आतंकवादी नहीं रुकते और जो आतंकवादी का ट्रैक बोलते हैं हम इसको 6 से 8 आतंकवादी होते हैं वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं। उनके साथ गाइड होता है। ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया इसके पीछे की वजह थी पहलगाम में जो हमला हुआ जिसमें 26 निर्दोष भारतीय पर्यटक जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में घूम रहे थे उन पर गोलियां चलाई गई, उनको मौत के घाट उतारा गया। और उसको लेकर ये जो सवाई नाला कैंप है सर, सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकी यहाँ ट्रेन हुए थे। बिल्कुल ठीक बोला चंदन, यही है, यहीं पर उनकी ट्रेनिंग हुई थी ये एरिया। और ये मैंने बताया ये सारे के सारे जो लॉन्च ये ट्रेनिंग एरियाज हैं जहां पर इनकी ट्रेनिंग हुई वो इसीलिए सेलेक्ट किया है कि ये जो चंद 2-3 साल में जो हमले हुए हैं वो इन्हीं ट्रेनिंग एरिया में एक प्रकार ट्रेनिंग किया है इन आतंकवादियों ने। बिल्कुल सर, अब इसमें एक चीज और है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कितना था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान मुझे लग रहा है जैसा कि आपने मुझे बताया इतने एरिया के लिए तो तैयार था कि यहां तक तो हमला हो सकता है। ये जब हम नीचे जाते गए पंजाब की तरफ ये बिल्कुल सरप्राइज था। बिल्कुल सर, 3-4 बातें हैं जो सरप्राइज की। आपने ठीक बोला चंदन कि उनको ये तो लगता था कि भारत पीओके में तो कुछ कर सकता है, ये एरिया पीओके का जो है, ठीक है, जो है। मगर पंजाब का जो इलाका है उसके अंदर ये जो जहां पर 1, 2, 3, 4, 5 ये जो 5 सेंटर्स थे, 4 सेंटर सॉरी, जो जैसे मोहम्मद और लश्कर तोबा का जो एक प्रकार हेडक्वार्टर भी है और बाकी जो सियालकोट का है और एक और जो आपका ट्रेनिंग एरिया, इनके ऊपर भारत नहीं आएगा क्योंकि ये एक प्रकार से पंजाब में है पाकिस्तान के। मगर हमने उनको भी हिट किया। दूसरा ये था कि एक चीज मैं आपको रोक रहा हूं, ये क्या सारे सेंटर्स बहुत रेसिडेंशियल इलाकों में बनाए गए थे ताकि कोई यहाँ पर थ्रेट न रहे? हाँ बिल्कुल, देखो एक बात तो है, एक डिनायल फैक्टर तो है। ये कभी नहीं कहते ये कि एक प्रकार आपको लश्कर तोबा या जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, ये तो ये बोलेंगे कि ये एक प्रकार से स्कूल है या ये मदरसा है या एक मॉस्क है। तो ये तो पाकिस्तान झूठ बोलने की आदत है डिनायल मोड पे। मगर हमें पता था और हमें नहीं पता, अमेरिका को मालूम है लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के ये कैंप है, ये आप गूगल में करें तो आपको सब पता। और सर अब इससे बड़ा कबूलनामा क्या हो सकता है कि ये जो जैश ए मोहम्मद का कैंप है भावलपुर वाला, यहाँ पर मसूद अजहर जो है उसके परिवार के 10 सदस्य जो हैं वो मरे हैं। जैसे बिल्कुल ठीक बोला चंदन, बल्कि उसने जब मरे हैं तो उसने बोला ऐसे में मैं भी मारा जाता। करेक्ट, इसका मतलब डर, खौफ।
जब आप दूसरों को मारते हैं तो फिर नहीं है। हम कह रहे हैं कि अभी आपको मतलब कि उसको छोड़ा नहीं जाएगा, लश्कर तौबा हाफिज सईद को, उसको भारत में लाना चाहिए और उसको अब आगे भारत का वो बहुत बड़ा टारगेट है। मगर वही लश्कर तौबा का जो चीफ अभी है हाफिज सईद, वो कितना घबराया हुआ है, कितना डरपोक। अभी 10 उसके फैमिली के मैंने तो उसको चोट लग रही है। Correct. कितने लोगों का उसके ऊपर हाथों पे खून है, ये सच्चाई है। दूसरी बात आप चंदर पूछ रहे थे कि यहाँ पर आपने सरप्राइज के क्या क्या किए। yes. एक तो मैंने बताया, ये एक आधे घंटे के दौरान में ही ये सारे के सारे जो टारगेट है इनको हिट कर दिया गया। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी आज के तारीख में क्या हो रहा था कि आपने एक प्रकार मॉक ड्रिल कर रहे थे, आपका दिन है। उधर रशिया के अंदर क्या हो रहा है, एक प्रकार से विक्ट्री डे हो रहा है, उधर बड़े सभी के वो आए हुए हैं हेड ऑफ स्टेट। लेकिन तो पाकिस्तान एंटिसिपेट तो शिवाज सर कर ही रहा था, वो बार बार कह रहा था कि हम पर हमला होगा। हाँ, मगर कब होगा, कहाँ होगा, और किस मोड में होगा वो नहीं पता था। तो ये सच्चाई है, जिस हिसाब से किया गया आधे घंटे के टाइम में करके पूरे के पूरे उनको नष्ट करके, हमारे जो जिस प्रकार से हमने रफेल से स्कैल्प मिसाइल यूज की, बरमोज भी किए शायद, और हमने जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जो नजदीक थे सियालकोट, उन्होंने हमने आधे घंटे में। मैं आपसे ये भी चाहूंगा सर, इतने सारे टारगेट्स, 9 टारगेट्स को एक साथ लॉक करके विद इन अ टाइम फ्रेम 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स में डिस्ट्रॉय करना, नेस्तनाबूद करना, ये कितनी बड़ी चुनौती रही होगी हमारे सुरक्षा बलों के लिए, और जो वेपन्स यूज किए गए उनको लेकर मैं चाहूंगा आप जरा बताएं। बिल्कुल, देखो चंदन, आपने ठीक बोला कि 9 टारगेटों को 25 मिनट के अंदर हिट करना, एक कोऑर्डिनेशन चाहिए। और ये आपको सच्चाई है, कितने वेपन लग रहे हैं, आपने स्कैल्प भी यूज की होगी, बरमोज भी की होगी, आपने ड्रोन, इनका एक प्रकार कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, और आधे घंटे में आप ये पूरा करके, इससे पहले कि पाकिस्तान रिएक्ट कर पाए, इससे पहले वो उसने अपना एयर डिफेंस सिस्टम, ये तो सर एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा जो आपने दिया, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा आप ये सोचें, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम आपने फेल कर दिया। करेक्ट। आपने स्कैल्प मिसाइल निकल की, आपके ब्रह्मोस निकल की। वो भारत बार बार कह रहा था कि आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत कमजोर है, जबकि अगर आप भारत का देखें तो भारत के अंदर मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। हमारे पास S-400 भी है, जो आज वर्ल्ड का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने रूस से लिया है, जिसकी हमारे पास 5 रेजिमेंट, हमारे पास एक प्रकार आकाश भी है, और उसके अलावा और भी मल्टी लेयर है। ठीक है, पाकिस्तान अगर कोई फाइल करता है मिसाइल, तो वो यहाँ पर एक प्रकार, ये आपने मेरे अगले सवाल का सर जवाब एक तरीके से दे दिया। मैं इस पे थोड़ा और आपसे डीप डाइव करके पूछना चाह रहा हूं। अब इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है इंटरनेशनली, इंडिया में भी लोगों के मन में, वो ये है कि हमने तो आपके 9 आतंकी कैंप्स को आइडेंटिफाई किया और पिन पॉइंटेड अटैक्स में उन्हें तबाह किया। ना आपके किसी सिविलियन टारगेट, सिविलियन फैसिलिटी को हमने अटैक किया, ना आपके किसी मिलिट्री फैसिलिटी को, ना आपके किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान के। अब जो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है, जो बयान सामने आया है वहां के आर्मी का, कि हमने अपनी सेना को फ्री हैंड दे दिया है, क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है अगले 24 से 48 घंटों में? देखो, सच्चाई ये है कि ये तो उनको भी पता है कि जो टारगेट हिट हुए हैं वो आतंकवादियों के कैंप में और उनके जो हेडक्वार्टर में हुए। कोई सिविलियंस के ऊपर हमला नहीं हुआ, कोई फौज की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन उस पर नहीं हुआ। तो अब उनको ये कोई वजह नहीं है कि वो रिटेलिएट करे। मगर आपको पता, पाकिस्तान में उसकी जो फौज है उसको कुछ तो करके दिखाना है अपने अवाम के लिए, तो कुछ ना कुछ तो रिटेलिएशन करेंगे। किस रूप में करेंगे, कहाँ करेंगे, ये कहना मुश्किल है, पर वो करने के लिए करेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि ये एस्केलेशन। प्रेशर है पाकिस्तानी आर्मी पे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे, अवाम का। अभी वो दिखाना चाहते हैं हमने कुछ किया, मगर वो एस्केलेशन लेडर पे इतना बढ़ाना नहीं चाहेंगे कि ऑल आउट वार। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान हमने सुना, वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया अब कुछ नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसा भी हो सकता है, मगर आप उसको सारी चीज ना माने। ख्वाजा आसिफ बोलते कुछ है, करते कुछ है, हर रोज स्टेटमेंट चेंज करते हैं, मगर ये सच्चाई है, वो अवाम के लिए कुछ कर सकते हैं, मगर कुछ खास नहीं करेंगे। आप देखें, जब हमने पुलवामा किया तो बालाकोट किया हमने, पुलवामा के बाद बालाकोट, तो उसके बाद उन्होंने जो 27 फरवरी को क्या किया, तो थोड़ा सा अंदर घुस के कुछ डाल के चले गए। ये अपने खाली जमीन के खाली टुकड़ों, बिल्कुल अवाम को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान एक प्रकार से रिस्पॉन्ड कर सकता है, इसके अलावा नहीं। मुझे नहीं लगता वो करे। उसकी वजह है, क्या पाकिस्तान आज लड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं। उसके पास जो असला है वो 4 दिन से ज्यादा नहीं, उसके पास डीजल पेट्रोल नहीं है, उसके टैंक 50 किलोमीटर से दूर नहीं जा सकते।
उसका जो आपका सामान आता है वो आता है अरेबियन सी से। भारत की जो नेवी ब्लॉकेड लगा के चौक करके उसके सप्लाई चेन को काट सकती है। तो सच्चाई है कि पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम असला नहीं है, आर्टी अम्यूनिशन उसने यूक्रेन को बेच दिया था। तो आज की तारीख में उसके साथ कोई ज्यादा खड़े नहीं। चीन एक चालाक देश है, कितनी हेल्प करेगा कुछ नहीं कहते चीन, इसलिए वो तो अमेरिका से ट्रेड वॉर में उलझा हुआ है। एब्सोल्युटली करेक्ट, यही बात आपने चंदन, यू हिट द नेल ऑन द हेड। Yes. चक्कर ये है कि आज चीन जो है टैरिफ वार में है अमेरिका, उसको भारत चाहिए। वो क्या ये रिस्क रिस्क उठाएगा कि इंडिया जैसा बड़ा मार्केट वो खोए पाकिस्तान की मदद करके? दूसरा पॉइंट है कि वो टैरिफ वार में भारत के को साथ रखना चाहता है अमेरिका। और जो आपने एक नेक्स्ट पॉइंट बोला, भारत एक ह्यूज मार्केट है, क्या उस मार्केट को खोना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए चीन खुल के नहीं आएगा, कुछ हथियार कुछ वेपन अम्यूनिशन दे सकता है। इसी प्रकार तुर्की है, तुर्की भी हो सकता है अपना नेवल शिप भेजा है मदद के लिए। नेवल शिप भेजा, क्या है वो तुर्की ये भूल गया कि जब भूकंप उसके देश में आया था तो सबसे पहले हमने सहायता की। और मैं भी ये बताऊं तुर्की क्या दे सकता है इनको, ये जो ड्रोन्स हैं, कामिकाजी ड्रोन है बरकितार, वो दे सकता है, कुछ अम्यूनिशन दे सकता है, इसके अलावा नहीं, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। और इसी वजह अजरबैजान की तो इतनी हिम्मत और ताकत नहीं। ठीक है, बाकी सारे देश आप देखें वो हमारे साथ है, उसकी वजह है वो कोई भी देश आतंकवाद के साथ। मैं एक चीज और आपसे अब सर समझना चाहता हूं और इसको आगे वाइंड अप फिर करेंगे कि एक चीज जो बार बार कही जा रही है और जो पूरी दुनिया में भी सवाल है और कॉमन इंडियंस के मन में, कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये गीदड़ भभकी दी जाती रही है कि हमारे पास न्यूक है, न्यूक्लियर है। क्या ये इतना आसान है इस्तेमाल करना इस प्रकार के सिचुएशन में, जब आपने ही एक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स टेररिज्म जो है वो उठाया, पहलगाम में आपने 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा? तो क्या इस सिचुएशन में वो जो गीदड़ भभकी है वो वाकई इंप्लीमेंटेड नजर आती है आपको? हाँ देखो, बात चंदन आपकी में बहुत दम है कि कई बार ये जो है कई बार आवाज आ गई है पाकिस्तान से कि ये हमने पाव के जो न्यूक्लियर हथियार बना रखे हैं ये कोई शो पीस के लिए नहीं है, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान को याद रखना चाहिए ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई टॉयज नहीं है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। और ये पता होना चाहिए पाकिस्तान को, यूं तो भारत की नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी है, मगर हमारे पास पुख्ता सेकंड स्ट्राइक जो कैपेबिलिटी है, हम ट्राइड है। इसका मतलब हम उन 5 देशों में हैं जो कि न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से फायर कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारी जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वो पुख्ता है। अगर गलती से भी गलती पाकिस्तान ने कर दी और न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया, इंक्लूडिंग टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार, तो भारत अगले दिन तक पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा पूरे वर्ल्ड के मैप से। इंडिया को अब किस तरीके से तैयारी रखनी चाहिए? मैम, लगातार खबरें हैं कि हैवी जो आर्टिलरी फायरिंग है वो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो लगातार की जा रही है। ये जो पूरा इलाका है एलओसी का, यहां पर लगातार जो है जब से पाकिस्तान के इन 9 टेरर के मेन पॉइंट्स को टारगेटेड अटैक में नेस्तनाबूद किया गया है, ये लगातार हैवी फायरिंग जो है वो की जा रही है। एहतियातन हमने इधर के जो तमाम इलाके हैं इनको भी खाली करा लिया है। किस तरह से आप देख रहे हैं? अब देखो चंद्र, एक चीज समझनी पड़ेगी, ये जो 25 फरवरी 2021 को जब हमने सीज फायर को अनाउंस किया था, एग्रीमेंट किया था, मुझे लगता है कि इसका फायदा पाकिस्तान को ज्यादा हुआ। ठीक है, देखो क्यों हुआ पाकिस्तान को? पाकिस्तान की प्रॉब्लम है आपकी बलूचिस्तान में, पाकिस्तान की प्रॉब्लम है खैबर पख्तूनख्वा में, उसको ट्रुप्स चाहिए, क्योंकि हमने सीज फायर मान लिया था तो वो यहाँ से कुछ ट्रुप्स उसने वहां भेजे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब देखो मैंने यहाँ ब्रिगेड कमांड की है लाइन ऑफ कंट्रोल में, मत्सर सेक्टर में, मुझे अभी तक याद है अगर पाकिस्तान की कोई पोस्ट इन्फिल्ट्रेशन में मदद देती थी तो हम अगले दिन उसका नामो निशान मिटा देते थे। यानी अगर उधर से फायरिंग हो रही है तो इधर से ताबड़तोड़ और 10 गुना ज्यादा। हाँ, मगर ये जब सीज फायर हो गया था तो ये फायदा था, इन्होंने यहाँ से ट्रुप्स करके उधर
अपने बलूचिस्तान वेस्ट वाले की साइड। तरफ। हाँ। दूसरा इनको ये फायदा था, इनके पास इतनी इकोनॉमिकली ताकत नहीं है कि ये आर्टी फायर कर पाए, क्योंकि मैं अम्यूनिशन की कमी जी। है। तो कहीं ना कहीं हमने इनको छोड़ दिया। ये अच्छा है कि अभी सीज फायर हटे और हम इनको मारे। आप कहेंगे फिर सर हमने किया क्यों? क्योंकि हम भी नहीं चाहते थे जो हमारी तरफ विलेजर्स हैं वो अपना, उनको भी काफी नुकसान होता था, इसलिए अलाउ किया। मगर ये सच्चाई है, इसका फायदा पाकिस्तान को ज्यादा हुआ और अब मुझे लगता है समय आ गया हम सीज फायर जो है वो। सर चूंकि आप इन टेरेन से बहुत भली भांति वाकिफ हैं, मैं आपसे ये अब लास्ट में जानना चाहूंगा, हैव वी हिट पाकिस्तान सो हार्ड कि अब अगले 5-6 साल तक के लिए इन तमाम ठिकानों को खड़ा करने में उसके पसीने छूट जाएंगे और वो खड़ा अगर करने की कोशिश भी करेगा तो उसे याद आएगा आज का वो दिन जब हमने इस तरीके से स्ट्राइक किया? या फिर आप अभी देख रहे हैं कि इसके पार्ट 2, पार्ट 3 आने वाले समय में रुक रुक कर जो हैं वो होने वाले हैं? हाँ देखो चंदन, ये सच्चाई है कि आपने उनको ऐसी जगह हिट किया विच हर्ट्स देम। हाँ ये भी सच्चाई है कि काफी नुकसान कर लिया आपने। जो इनके हेडक्वार्टरों को जो डिस्ट्रॉय किया है, जैसे मोहम्मद लश्कर तोबर HM के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रेनिंग एरिया भी है। तो मुझे भी लगता नहीं कि वो इतनी जल्दी इनको रिवाइव कर पाएगा। मगर पाकिस्तान पे ये कहना कि आतंकवाद का साथ नहीं देगा और अब वो आतंकवाद को ट्रेन नहीं करेगा, शायद ये नहीं। क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी जो पॉलिसी है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, वो नहीं बदलने वाला। वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां पर असली पावर जो है इस्लामाबाद से नहीं, रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर। तो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अपने देश को मूर्ख बनाती है। वो कहती है कि एक इमेजिनरी थ्रेट है भारत की तरफ से, इसलिए उन्होंने बड़ी आर्मी रखी हुई। तो ये सच्चाई है कि हाँ कुछ एक समय के लिए अब पाकिस्तान ये कार्रवाई नहीं कर पाएगा, मगर ये सोचना कि काफी टाइम के लिए, वो शायद हमारी भूल होगी। हमें इसको दोहराना पड़ेगा। फेज 1 जो है आज किया हमने, इसके बाद फेज 2, फेज 3 टाइम आने पे करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को बदलना बहुत मुश्किल। वो खड़े हो पाए उससे पहले हमें उन्हें गिराना होगा। और देखो सच्चाई है कि अगर आप 100 टॉप टेररिस्ट देखें वर्ल्ड के, उसमें से 87 ऐसे हैं जो पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान में उसकी रूट्स है। तो ये तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। देखो मैं एक चीज याद दिलाऊंगा, जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान में, तो उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप एक न दिन आपको जरूर काटेगा, और वो काट रहा है इनको तहरीके तालिबान। और ऐसा हमने इस बार इनको चोट दी है। हमारे तमाम फाइटर जेट्स ने भारत की सीमा में रहकर, ये मैं एक बार दर्शकों को समअप कर दूं कि किस तरीके से ये जो 9 आतंक के अड्डे हैं, जिनमें मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर मरकज तैयबा मुरीद के, जो कि आपको बता दें कि लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा कैंप पाकिस्तान में से एक था और यहां पर 26/11 के हमले की प्लानिंग हुई। इसके अलावा फिर सरजल जो कैंप है सियालकोट में, इसमें भी हमने जो है वो पिन पॉइंटेड अटैक किया है। जो है कैंप महमून, जिसके बारे में कहा जाता है कि पठानकोट हमला यहां प्लान किया गया था। आगे बढ़ते हुए बरनाला के मरकज अहले हदीस की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान के तमाम जो रिक्रूट्स हैं आतंकी, उनके लिए हथियारों का ट्रेनिंग कैंप्स था। इसके अलावा अब हम फिर आ जाते हैं इन 4 कैंप्स पर जो कि पीओके के अंदर थे और लगातार यहां से आतंकियों को जो है ट्रेन किया जा रहा था। आई विल कंक्लूड विद अ सिंपल एंड लास्ट क्वेश्चन सर। बहुत ही अच्छे से आपने हमारे तमाम दर्शकों को समझाया कि आखिर किस तरीके से हमने आज पाकिस्तान को वो चोट दी है जो वो सालों भर याद रखेगा। अगले 48 से 72 घंटे बहुत क्रूशियल आप समझते हैं इस पूरे पहलगाम के बाद जो स्थितियां पनपी उसमें, या फिर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान को इस बार ऐसी मार पड़ी है कि वो खड़ा नहीं होगा? देखो ये सच्चाई है कि हमने इसके आतंकवाद की कबर तोड़ी है, मगर ये सोचना कि पाकिस्तान रिएक्ट ना करे ये शायद भूल होगी। आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। पाकिस्तान का अगला स्टेप क्या हो सकता है वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अब अपने अवाम को भी दिखाना है कि उन्होंने कुछ किया। तो हो सकता है कुछ ना कुछ करे, आपको प्रिपेयर रहना है। और ये सच्चाई है, अगले 48 से 72 घंटे बहुत क्रूशियल हैं और भारत को बहुत चौकन्ना रहना है और भारत उसका ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अगर पाकिस्तान ने दोबारा हरकत की और कुछ दोबारा करने की, तो जो भारत का रिएक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा तेज होगा और उससे पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस सैंड मॉडल के जरिए हमारे तमाम दर्शकों को समझाने के लिए कि आखिर आज कैसे हमारी तीनों सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स को नेस्तनाबूद किया है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।